बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में बताया गया है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी ख़त लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत ने 21 कानूनी मुसव्वदात पर कानून साजी के लिए तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया और कानून साजी के लिए तश्कील करदा कोर कमेटी का मकसद ही ख़त्म हो गया। स्पीकर से मुतालबा किया गया है कि पार्लिमानी कमेटी 25 जुलाई 2014 को तश्कील करदा कमेटी की बुनियाद पर बनाई जाए। अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में बताया गया कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी ख़त लिख दिया है। जवाबी ख़त में मज़ीद क्या कहा गया है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का आज अहम इजलास हुआ था। वर्चुअल इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी खत लिख दिया है और उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो उठाए गए हैं जो कि 2014 की पार्लिमानी कमेटी से मुताल्लिक थे और साथ साथ कुछ तजावीज़ भी जो है वो इस खत में शामिल हैं। खत में कहा गया है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी से मुताल्लिक दुरुस्त तरीका बताया है और स्पीकर ने 23 जून 2021 को कानून साजी से मुताल्लिक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने 10 जून 2021 को कौमी असम्बली से मंजूर शुदा 21 कानूनी मुसव्वदात पर गौर करना था। ये बताया गया है कि कमेटी के 3 इजलास जो हुए हैं, जबकि 8 हफ्तों में इसका एक इजलास भी नहीं हुआ है। हुकूमती अरकान की अदम तावन के बायस ज़ाब्ते से मुताल्लिक दायरा कार की शराइत कार को हतमी शक्ल न दी जा सकी है। खत में कहा गया है कि इस दौरान मुजव्वज़ा मुसव्वदात की कानूनी मुद्दत पूरी हो गई है या फिर सेनेट ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। मुजव्वज़ा कानून मुसव्वदात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले हो चुके हैं। अपोजिशन की जानिब से खत में यह भी कहा गया है कि इन हालात में कानून साजी के लिए तश्कील करदा आपकी कमेटी का मकसद ही फौत हो चुका है। 2014 की तश्कील करदा कमेटी की बुनियाद पर जो है वो आगे बढ़ाया जाए और 25 जुलाई को ये एक कमेटी बनाई गई थी जिसने 2014 से लेकर उसके बाद तक 117 इजलास किए थे और कौमी असम्बली से मंजूर और सेनेट से नामंजूर होने और मुश्तरका इजलास को भिजवाए गए बिल कमेटी बराए कानून साजी में ज़ेर गौर लाए जाए। खत जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दस्तखतों से जारी किया गया है जो कि स्पीकर असद कैसर को जवाबी खत लिखा गया है। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए हुसैन अहमद। चंद रोज में सऊदी अरब से माली इमदाद मिल जाएगी। IMF से मामलात भी तय हो गए, जल्द अच्छी खबर आएगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। बोले आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल मजीद महंगा होगा, जबकि रुपए की कीमत कम होने में सट्टेबाजों का भी किरदार है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। आपका रुपया जो अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो मार्केट से पैसे लेके अपने डॉलर अकाउंट्स में डाल के, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मज़ीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं। IMF का प्रोग्राम आप अक्टूबर की पहली से आपने शुरू किया हुआ, अभी तक क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम वहाँ उस मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुँच गए। इंशाल्लाह वो मैं नहीं अनाउंस कर सकता हूँ, वो IMF ही करेगा। तो आप ये खुशखबरी भी अभी सुन लेंगे। इमरान खान को आम आदमी का एहसास है, उसकी तकलीफ का एहसास है। हमने उसके ऊपर एक एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया है 22 करोड़ ख़ानदानों के लिए, ये 13 करोड़ लोगों के लिए, ताकि उनको 30% इन चीज़ों के ऊपर एक किस्म से डिस्काउंट दिया जाए। IT एक्सपोर्ट ने पिछले साल 47% ग्रोथ की है, हम उसको इस दफ़ा 75 पे लेके जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक किस्म से काफ़ी खुशहाली आई है। 32% इसकी जो ग्रोथ हमारी है वो इनकम टैक्स में। तो हमारी इकॉनमी, ये जो रेवेन्यू है वो इस साल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कोई वो तकरीबन 9% से हम कोई 11.5% पे जाएँ, अगले साल को तकरीबन 14% पे जाएँ। और इंशाल्लाह मेरा तो टारगेट था कि 6-7 साल में हम 7-8 साल में जाएं 20%। अगर इसी तरह हम ग्रो करते रहे तो मेरे ख्याल में 5 साल के अंदर अंदर हम 20% में चले जाएंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई पर इमरान खान अमली इकदाम करें या घर जाएं। इमरान खान हर बहरान पर नोटिस लेकर फिर क्या करूं का ऐलान करके नया बहरान पैदा करते हैं। मजीद कहा कि आम आदमी महंगाई से परेशान है, वजह इमरान खान की नाअहली है।
बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान खान के पास ना विजन है और ना कोई मंसूबा है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई पर इमरान खान अमली इकदाम करें या घर जाएं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट पैगाम में कहना है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पहले दिन से इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। बदकिस्मती से हर जगह छोटे छोटे नवाज शरीफ बैठे हैं। कोई धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है तो किसी को टेक्नोलॉजी का खौफ है। कोई कौमी इत्तफाक राय के जरिए एहतसाब का मुखालिफ है, लेकिन इमरान खान वक्त का धारा बदल कर रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट पैगाम में कहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पहले दिन से इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का गंद भी साफ हुआ, तहरीक इंसाफ का गंद साफ करने में भी वक्त लगेगा। जनूबी पंजाब के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत जाली इलेक्शन के जरिए दोबारा हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है। हुकूमत कहती है कि ये 5 साल तो मुस्लिम लीग के गन को साफ करने के लिए नाकाफी है, और मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम हो गई तो यही कहती थी कि अभी 5 साल तो पीपल्स पार्टी के गन को उठाने के लिए और साफ करने के लिए नाकाफी है, और अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बाद इस हुकूमत का जो गन है उसको उठाने और साफ करने के लिए भी एक अरसा चाहिए। पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने और पीटीआई ने जनूबी पंजाब के साथ जो वादे किए थे, एक वादा भी पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ चलना है या नहीं, हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ आइंदा की हिकमत अमली आज तय करेगी। काफ लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि 3 साल से विफाक और सूबे में हुक्मरानों का साथ निभा रहे हैं, मगर वो हमारा साथ नहीं निभा रहे। हुकूमत के साथ चलना है या नहीं, हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ आइंदा की हिकमत अमली आज तय करेगी। काफ लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। सिख बरादरी ने नरेंद्र मोदी से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर कहा, पाकिस्तान हुकूमत ने बेहतर कदम उठाते हुए सिख यात्रियों को करतारपुर राहदारी के रास्ते पाकिस्तान यात्रा की इजाज़त दे दी है। भारतीय हुकूमत भी पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे। मज़ीद क्या तफ़सीलातें आगाह करेंगे काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। काजी नदीम इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बीबी जगीर और सदर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर ने एक खत नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को सिख यात्रियों के लिए खोल दिया है। गुरु नानक देव जी की जो जन्मदिन तकरीबात है वो इसी महीने मुनक्कद होनी है। पाकिस्तानी हुकूमत चाहती है कि सिख यात्री करतारपुर के रास्ते पाकिस्तान आए, लेकिन भारत की जानब से अभी तक करतारपुर राहदारी को नहीं खोला गया, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत ने लेटर जारी कर दिया है, इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान हुकूमत का इक़दाम पर अच्छा है, लिहाजा ज़रूरी है कि सिख यात्री जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको करतारपुर के रास्ते पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जाए। बीबी जगीर कौर ने अपने मरासले में ये भी नरेंद्र मोदी को लिखा है कि इस सिलसिले में उन्होंने 25 मार्च 2021 को भी एक भारतीय हुकूमत को खत लिखा था, जिसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ताहम उनका कहना है कि क्योंकि अमृतसर श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दुनिया भर में जो गुरुद्वारे हैं और सिख हैं उनके मामला को डील करती है, लिहाजा नरेंद्र मोदी हुकूमत को चाहिए वो सिख यात्रियों को करतारपुर जाने के लिए गुरुद्वारा दरबार की यात्रा के लिए करतारपुर राहदारी भारत की तरफ से खोले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काजी नदीम इकबाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम और एएनएफ की कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। लाहौर से मोहम्मद शाहिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम और एएनएफ हुकाम की बड़ी कार्रवाई, कार्गो से बैरून मुल्क स्मगल की जाने वाली हीरोइन की बड़ी खेप पकड़ ली। ज़राए के मुताबिक हीरोइन सियालकोट के एजेंट की जानिब से बुक करवाए गए दस्तानों के डब्बे से बरामद हुई। दस्तानों से भरे हुए कार्टून लंदन के लिए बुक किए गए थे। ज़राए ने बताया दस्तानों के दर्जनों डब्बों में बड़ी मुहारत से
हीरोइन छुपाई गई थी। ENF हुकाम ने तमाम हीरोइन कब्जे में लेकर बुकिंग करवाने वाले एजेंट और मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो कॉम्प्लेक्स से बरामद होने वाली हीरोइन की मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। मंशियात की बड़ी खेप बरामद होने के बाद ENF हुकाम ने जहरी शेड में किसी भी किस्म के सामान की तरसील बंद कर दी। मोहम्मद शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। 31 अक्टूबर को ग्लासगो में UNO के ज़ेर एहतमाम होने वाली मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 126 ममालिक के सरबराहान या नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर मलिक अमीन असलम, वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल, रियाज फतेहाना, सेनेटर फैसल जावेद और दीगर हुक्काम ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हुए, तफसीलात बता रहे हैं ग्लासगो से नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर। दुनिया के मुस्तकबिल के लिए ग्लासगो में सजाई गई आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। आलमी रहनुमाओं ने दुनिया के माहौल को महफूज बनाने के लिए न सिर्फ सिफारिशात मुरतब की बल्कि उन्हें मुतफिका तौर पर मंजूर भी किया। अमेरिका और चीन ने माहौलियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करने का अज़म जाहिर किया तो मुतअद्दिद ममालिक ने कोयले के इस्तेमाल को कम करने, हयातियाती ईंधन पर इन्हिसार कम करने की यकीन दहानी कराई। दुनिया के तकरीबन 126 ममालिक के सरबराहान ममलिकत या उनके नुमाइंदों ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान से भी वज़ीर मौसमियात मलिक अमीन असलम, वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल, कानून और इंसाफ की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रियाज फतेहाना, मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर मुनज़्ज़ा हसन, सेनेटर फैसल जावेद, मुशाहिदुल्लाह और इसके अलावा कई सरकारी और प्राइवेट अफसरान और अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में लगे स्टॉल को बेहद पसंद किया गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के 10 बिलियन दरख्त के मंसूबे को बेहद पसंद किया गया। अमेरिका के मौजूदा और साबिक़ा सदूर ने भी खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के मौका पर मुतअद्दिद ममालिक ने आपस में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुआहदे भी किए। एक अंदाजे के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस पर UK का कुल खर्चा तकरीबन $100 मिलियन आया, जबकि 30,000 अफराद ने भरपूर शिरकत की। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। लंदन में बरतानवी शाही खानदान के ज़र एहतमाम सालाना ब्रिटिश लेजेंड फेस्टिवल मनाया गया। ये फेस्टिवल जंग में हलाक होने वालों की याद में मनाया गया, जिसमें ब्रिटिश बिजनेस ऑफ वेल्स और डचेस ऑफ कॉर्नवॉल ने शिरकत की और हलाक होने वालों की खदमात को सराहा गया। मज़ीद जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में सालाना रॉयल ब्रिटिश लीजन फेस्टिवल ऑफ रिमेम्बरेंस मनाया गया, जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स और डचेस ऑफ कॉर्नवॉल ने शाही खानदान के अरकान समेत लेजेंड फेस्टिवल में शिरकत की। ये फेस्टिवल जो 1927 में शुरू हुआ था, जिसमें जंग में हलाक होने वालों को खैराज तहसीन पेश किया जाता है, जिन्होंने माजी और हाल के तनाज़ात में अपने मुल्क के लिए लड़े और बहादुरी की मिसालें कायम की। इस तकरीब में मुतअद्दिद साबिक फौजियों और उनकी कहानियां और ग्रिगोरी पोटर और अलेक्जेंड्रा बर्ग समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस पेश की। फेस्टिवल में 1 मिनट की खामोशी का भी ऐलान किया गया। तकरीब में हलाक होने वालों की फैमिलीज ने भी शिरकत की और फेस्टिवल में उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। आलमी तख्त-ओ-ताज के वारिस शहजादा चार्ल्स कल अपनी 73वीं सालगिरह मनाएंगे। मलका एलिज़ाबेथ के पहले बेटे शहजादा चार्ल्स बकिंगम पैलेस में 14 नवंबर 1948 को पैदा हुए। मज़ीद जानते गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। शहजादा चार्ल्स अपने दादा बादशाह जॉर्ज शीशम के तख्त पर विराजमान होने के 12वें साल में ड्यूक ऑफ एडनबर्ग शहजादा फिलिप और मलका एलिज़ाबेथ के यहाँ पैदा हुए। उन्हें शहजादा चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज का नाम दिया गया। जब बादशाह जॉर्ज 1952 में इंतकाल कर गए और मलका एलिज़ाबेथ तख्त पर विराजमान हुई, तब 3 साल की उम्र में शहजादा चार्ल्स तख्त के जाननशीन मुकर्रर हुए। शहजादा चार्ल्स ने 1957 में तालीम का सिलसिला शुरू किया और इस बोर्डिंग स्कूल का इंतखाब किया, जहाँ से उनके वालिद ने भी तालीम हासिल की थी। 1962 में गार्डन स्टोन स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद 1967 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने पहले साल आर्कियोलॉजी की तालीम हासिल की। 1970 में उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। I, Charles, Prince of Wales, to become your liege man of life and limb. 1969 में 20 साल की उम्र में उनकी बतौर 21वें प्रिंस ऑफ वेल्स ताजपोशी की गई। इस तकरीब में 4000 अफराद ने शिरकत की। तकरीब को दुनिया भर में नशर किया गया, जिसे 50 लाख अफराद ने देखा। खानदानी रवायत को बरकरार रखते हुए शहजादा चार्ल्स ने फौजी और अफसर शाही की तरबियत हासिल की, जो 5 साल तक जारी रही। दिसंबर 1976 में उन्होंने शाही जिम्मेदारियों को अदायगी के लिए फौज को खैराबाद कह दिया। शहजादा चार्ल्स की शादी बारे अफवाहों पर बकिंगम पैलेस
پیلس نے فروری 1981 میں 32 سالہ شہزادہ چارلز اور 20 سالہ لیڈی ڈیانا کی منگنی کے حوالے سے اعلان کیا. 6 ماہ بعد 1982 میں ان کے ہاں شہزادہ ولیم کی پیدائش ہوئی، جبکہ ستمبر 1984 میں شہزادہ ہیری پیدا ہوئے. ملکہ الزبتھ اگرچہ تخت پر براجمان ہیں، لیکن ان کی خرابی صحت کے باعث شہزادہ چارلز اہم شاہی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. وہ ان دنوں اکثر عوامی اور سرکاری تقریبات میں دکھائی دیتے ہیں. غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK. ٹیکساس میں ممتاز پاکستانی نیاد امریکی ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید کی جانب سے پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کانگریس مین جم کلیبرن نے خصوصی شرکت کی. ان کا کہنا تھا پاکستان امریکہ کا درینہ حلیف اور دوست ملک ہے اور پرانے دوستوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تقریب کا حوال جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. بوماؤنٹ ٹیکساس میں ممتاز پاکستانی نیاد امریکی ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید کی رہائش گاہ پر ہونے والی فنڈ ریزنگ تقریب میں امریکی ایوان کانگریس میں اکثریتی وپ جم کلبرن کے علاوہ ڈیموکریٹک اراکین کانگریس شیلا جیکسن لی اور ایل گرین نے بھی خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رکن کانگریس جم کلبرن نے کہا کہ پاکستان امریکہ کا دیرینہ حلیف اور دوست ملک ہے اور پرانے دوستوں کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہتر تعلقات کی راہ میں سب سے پہلے حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. رکن کانگریس نے اس موقع پر طاہر جاوید اور پاکستانی کمیونٹی کے رہنماؤں سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات سمیت امریکی داخلی اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر طاہر جاوید کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے تناظر میں ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکا وہ کریں گے. We went back. We must hold on to our friends. In this business, I always say, you don't throw away your old friends. You do whatever necessary to stick with them. And I am hopeful that that will happen here. All of us, in our friendships, or in our families, situations often arise that require a little attention. And we're going to give the attention that's necessary to make sure that we survive these obstacles, get over them. And then once we get over these, there'll be more. But if we maintain our friendship, trust in each other, we'll get this done. As you know, the White House carries on these relationships, head of state to head of state. I'm a legislator, and I'm going to do the legislation that's necessary to keep these issues in a positive vein, but I'll stay out of the state business. تقریب میں مقامی منتخب نمائندے، پاکستانی اور مقامی امریکی کمیونٹی کے ممتاز رہنما، تاجر اور دیگر عمائدین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. خرم شہزاد، 92 نیوز امریکہ. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK. سب سے بڑے امریکی تہوار تھینکس گیونگ کی آمد ہے. اس حوالے سے ایکنا ریلیف نیو یارک کے زیر اہتمام لانگ آئی لینڈ کے علاقے میں 7ویں تھینکس گیونگ گفٹ اوے کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقے کے ضرورت مند خاندانوں میں بڑے پیمانے پر یوم تشکر کے حوالے سے تحائف تقسیم کیے گئے. اسی پر دیکھیے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ. لانگ آئی لینڈ کے علاقے میں 7ویں تھینکس گیونگ گفٹ اوے کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقے کے ضرورت مند خاندانوں میں بڑے پیمانے پر یوم تشکر کے حوالے سے تحائف تقسیم کیے گئے. لوگوں میں موسم کی مناسبت سے گرم کپڑے، دستانے، کھانے پینے کی اشیاء، جیکٹس وغیرہ تقسیم کی گئی، جبکہ بچوں کے لیے بھی خصوصی انتظام کیا گیا. ایک طرف زبردست کھلونے، دوسری طرف گرما گرم پاپ کارن اور کاٹن کینڈی. بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر رہی تھی اور بچے مزے سے گڑیا کے بال سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے. پروگرام کے مہمان خصوصی علاقے کے لیجسلیٹر گیری سوگیز تھے. انہوں نے ایکنا ریلیف کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. پروگرام کے منتظر ایکنا ریلیف نارتھ ایسٹ موبائل کلینک کے کوآرڈینیٹر عاطف الرحمان تھے، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس میں خواتین، بچوں اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شریک تھی. رضاکاروں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. ہم نے ایکنا ریلیف کے تحت اس کاؤنٹی کے اندر 7 سال پہلے یہ ایونٹ شروع کیا تھا، جو کہ 11 نومبر تھینکس گیونگ کے حوالے سے ہوتا ہے. اس میں سینکڑوں کی تعداد میں کمیونٹی ممبرز آتے ہیں اور ایکنا ریلیف بے تحاشا مختلف قسم کا سامان جو بچوں کی ضرورت، بڑوں کی ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. I would like to again thank our great friends at Ekna Relief for their very generous donations that they provided here today to the Inwood community. So many people were touched by your generosity, from hats, scarves, blankets, medical care. People are getting their blood checked. That's very important. Again, thank you so much for always being there for our community.
We love you. We thank the Islamic Center of Long Island. We thank the Hamza Mosque. We thank all of our friends who helped make this possible 7 years in a row. آج اکنا ریلیف کے انڈر جو ہے تھینکس گیونگ کا جو ہے ایونٹ ہو رہا ہے، اینڈ اٹ از ویری نائس. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈائیورسٹی ہے یہاں پہ. ساؤتھ ایشین، ایشین، اسپینش کمیونٹی، وائٹ کمیونٹی جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں آئی ہے. اور سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری جو یہاں کی نوجوان نسل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ والنٹیئر ورک کر رہے ہیں. میں ادھر اکنا کے ایونٹ میں آیا ہوں جو تھینکس گیونگ سے پہلے انہوں نے کیا، اور یہاں پر بہت مختلف کمیونٹیز کے لوگ آئے ہوئے، اور بچے ہیں، کھلونے، کافی چیزیں انہوں نے یہاں پہ دی ہے. اور heads up to Ikna Relief is a very good event, big event. Oh, it's wonderful. I've been doing this for over 50 years, and it's always wonderful to be here with the Brotherhood when we come up to give out for the people. I enjoy it so very much. It's such a nice group that works together for the community. We are so grateful. This is our 7th year with Ikna Relief coming to help families in our community. We're so grateful to everything Ikna Relief does at our center and around the world. مجھے volunteer کرکے بہت اچھا لگا کیونکہ I've been volunteering with Ikna Relief for so long and I really love it. And it was very great health fair / giveaways. I'm here at the community event, helping the community. This is a very good thing for the community. The people need it. We're thankful, we're grateful for all the help, all the supplies, everybody who donated. We just give you. We all volunteers as a community. We try to gather together to make dreams come true and give out hats and gloves. This organization is unbelievable. I enjoyed working here because I love helping people in need. Volunteer work is a really good way of helping myself to learn things too. بڑے پیمانے پر تحائف کی تقسیم کے علاوہ میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا، جس میں بلڈ پریشر کے ٹیسٹ کے علاوہ شوگر کا ٹیسٹ مفت کیا گیا، جبکہ طبی مشورے بھی فراہم کیے گئے. خرم شہزاد، 92 نیوز، لانگ آئی لینڈ، امریکہ. سعودی عرب کے شہر ریاض میں پاکستان کلچرل گروپ کی جانب سے پاک سعودی دوستی کے حوالے سے تقریب سجائی گئی، جس میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ سعودی اور پاکستانی گانوں اور ڈھول کی تھاپ پر منچلے رقص کرتے رہے. سعودی دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں پاکستان کلچرل گروپ کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر سمیت دیگر سفارتی افسران اور اہم سعودی شخصیات کے علاوہ کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود تھی. تقریب میں مقامی گلوکاروں نے سعودی اور پاکستانی ملی نغمے گا کر دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے لازوال رشتے کو اجاگر کیا. ڈھول کی تھاپ نے بھی خوب سما باندھا کہ نوجوان ناچنے پر مجبور ہو گئے. پاکستان کلچرل گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر ریاض خواجہ اور سیکرٹری جنرل ظفر اللہ خان کا کہنا تھا کہ پی سی جی گزشتہ 3 دہائیوں سے سعودی عرب میں پاکستانی کلچر کو فروغ دیتا آ رہا ہے اور فلاحی کاموں میں بھی بھرپور اپنا کردار ادا کر رہا ہے. 2 سال تقریباً یعنی کہ کمیونٹی کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہو سکا تھا. ہم نے سوچا کہ اس کا پروگرام کیا جائے. الحمدللہ بڑا کامیاب رہا اور لوگوں نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ ہمارا ٹارگیٹ 150، ماشاءاللہ 200 سے زیادہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے. تو الحمدللہ ایوریبڈی انجوائڈ. پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کا کہنا تھا کہ پاک سعودی تعلقات بے لوث اور مفادات سے بالا تر ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تاریخی مراسم ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے. تقریب میں شریک مرد و خواتین کا کہنا تھا کہ 2 سال کے بعد ایسی رنگا رنگ اور یادگار تقریب ہوئی جو پاک سعودی دوستی کو فروغ دینے کے علاوہ زندگی کو معمول کے مطابق لائے گی. بہت مزہ آیا اور بہت اچھی ایونٹ تھی، اور یہ کووڈ کے بعد آئی تھنک ہماری پہلی ایونٹ تھی پی سی جی کی، تو بہت اچھا لگا، ان ایکسپیکٹڈ تھا. کہ یہ پاکستان امبیسی میں آ کے یہ تو لگتی بھی سرزمین اپنی ہے، تو اس کے لیے جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ایک عرصے کے بعد کی ہے میں نے، اور بہت دل کو خوشی ہوئی. اٹ واز امیزنگ، بہت اچھا تھا، ہم نے بہت انجوائے کیا، اور کافی لانگ ٹائم کے بعد اسپیشلی کووڈ کے بعد یہ بہت ہی اچھا لگا. انجوائے کیا اور بہت محنت کی ہوئی تھی پی سی جی والوں نے، اینڈ اٹس ریئلی نائس کہ واپس سے ایک طرح سے گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے، اور آفٹر 2 years مطلب لائک تقریباً کووڈ کے بعد. سو وی تھورولی انجوائڈ اینڈ دے ہیو بین ورکنگ فار کوائٹ اے لانگ ٹائم ان ریاض. ایسی تقریبات ہونی چاہیے تاکہ کمیونٹی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع مل سکے. دارالحکومت ریاض میں معروف سماجی شخصیت مدثر مبین کی جانب سے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے شرکت کی اور کیک کاٹ کر علامہ اقبال سے محبت کا اظہار کیا گیا. ریاض سے عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے.
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मरूफ समाजी शख्सियत मुदस्सर मुबीन की जानिब से शहर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने शिरकत की और केक काट कर अल्लामा इकबाल से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। रियाज में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में शुरका का कहना था कि जिस तरह अल्लामा इकबाल के नज़रिए और अफकार पर क़याम पाकिस्तान के वक्त कौम मुत्तहद और मुनज़्ज़म थी, आज भी उसी सोच की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तानी अवाम हर किस्म की तकसीम से बालातर होकर एक कौम बन सके। और हमारे नौजवान तबके को चाहिए कि वो अल्लामा इकबाल की शायरी और उनके खुदी के फ़लसफ़े से मुस्तफ़ीद हों। शुरका ने केक काट कर शहर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इज़हार किया। मुकर्ररीन में मुदस्सर मुबीन, राजा गुल, ज़ेब कयानी, चौधरी इजाज, सरदार तल्लत, साजिद रहमान, राना फैजी और दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। एक्सपो 2020 के बाद दुबई एयर शो का आगाज़ हो गया। दुबई एयर शो 14 नवंबर से 18 नवंबर तक जारी रहेगा। शो में 60 से ज़ायद ममालिक अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं। दुबई एयर शो में जदीद तरीन दिफाई साजो सामान की नुमाइश की जा रही है। मज़ीद जानते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। शो में 60 से ज़ायद ममालिक अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं। दुबई एयर शो में जदीद तरीन दिफाई साजो सामान की नुमाइश की जा रही है। दुबई एयर शो का इफ्तिताह क्रॉन प्रिंस दुबई हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तानी पवेलियन पर सफीर पाकिस्तान की आमद और तैयारियों का जायजा लिया। सफीर पाकिस्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुबई एयर शो में जदीद तरीन बोइंग X777 तैयारा भी नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी पवेलियन का जरूर विजिट करना चाहिए। इस मौके पर नुमान खान ने भी मीडिया से बातचीत की। जो पाकिस्तानी इस यूएई में है, जो पाकिस्तानी इस वक्त कनाडा में है, जो पाकिस्तानी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, सो आर्म फोर्सेस का सिर्फ ये मैसेज है उनको कि दरअसल हमारी दिफा बड़े मजबूत हाथों में है और हर मुल्क का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं और जब वो उसके ऊपर चलते हैं उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, तो वो रिस्पेक्ट के साथ पहचाने जाते हैं। अगर आप बाहर देखें जितने सारे जहाज़ खड़े हुए हैं और जो जिस तरह की डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिस्प्ले हो रही है, और इस हॉल के अंदर भी यू आर सीइंग देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस वाले हैं, यहाँ पे अपग्रेडेशन वाले हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं, बायर्स हैं। तो इट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का यहाँ पे रीज़नेबली गुड साइज़ और हर तरह के हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं दोनों चीज़ों को देखने वाले।